Hi everyone, welcome back to NCERT NEET Adda 247 channel. I hope you all are doing well. मॉर्निंग में हम अपना चैप्टर कंप्लीट डिटेल फ्रॉम एनसीईआरटी कर चुके थे. सॉल्यूशंस चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो हमने मॉर्निंग में करा था. कल हम यहाँ पे करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चंस, जिसमें हम एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस, बैक साइज क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड उठाएंगे और उसको डिटेल में समझेंगे. ठीक है. बिफोर डूइंग क्वेश्चंस आई वुड रिकमेंड आप ये माइंड मैप ज़रूर देख के आना, बिकॉज पूरा चैप्टर वो 2 आवर्स की वीडियो देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. हम ये माइंड मैप की वीडियो देखकर आएंगे तो हमारी एक क्विक रिविजन हो जाएगी, हम चैप्टर से कनेक्टेड रहेंगे और हमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी पता होंगे. ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको हर एक चैप्टर का माइंड मैप देने वाली हूँ. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप क्या करें, माइंड मैप को डेली देखिए, सो दैट बाय 15-20 डेज आपको हर चैप्टर की थ्योरी फॉर्मूलेस बाय हार्ट याद हो जाए. माइंड मैप्स आर रियली इम्पॉर्टेंट. इस माइंड मैप पे मैंने मेक श्योर करा है आपको सिर्फ हेडिंग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे मेंशन नहीं करा है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस भी लिखी है और मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगी, सो दैट लास्ट में जिन बच्चों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं करा है वो इस वीडियो को देखकर अपना थोड़ा बहुत चीज़ें समझ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. आपका सॉल्यूशन चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ था? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर थिंग्स. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर आपका क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है. सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर चीनी वाला पानी ले रहे हो तो 1 ग्लास पानी है और 1 चम्मच चीनी है, तो ज़्यादा पानी है तो वो सॉल्वेंट और कम चीनी है तो वो सॉल्यूट. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सॉल्वेंट इसकी स्पेलिंग बड़ी है, सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी है. तो जो बड़ी क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट और जो छोटी क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट होता है. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन इसके कंपोनेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. बेसिकली आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन या फिर इट्स बेटर टू से होमोजेनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन वर्ड हमेशा आप यूज़ करेंगे जब आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर होगा. होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में थ्रू आउट चीनी जो है ऊपर नीचे बराबर बटी हुई है. सो द कंपोनेंट हैज़ बीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. आप ऊपर से 1 चम्मच चीनी लेते हैं तो भी उतना मीठा लगता है, नीचे से लेंगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा. लेकिन अगर आपके पास मड वाटर है तो नीचे मिट्टी ज़्यादा है, ऊपर पानी ज़्यादा है. ऊपर से लेंगे तो मिट्टी कम आएगी, नीचे से लेंगे तो मिट्टी ज़्यादा आएगी. तो यूनिफॉर्म मतलब बराबर का डिस्ट्रीब्यूटेड कौन था? शुगर सॉल्यूशन. और जो बराबर का डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था वो मड सॉल्यूशन था. तो मड वाला जो होगा वो हेट्रोजेनियस होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं होती. होमोजेनियस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है. मिक्सचर्स होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाओगे तो मिक्सचर्स. होमोजेनियस होगा तो उसे हम सॉल्यूशन वर्ड में बोल देते हैं. ठीक है. तो ये आपका होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं. होमोजेनियस को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, बट हमने इसको इस तरीके से भी क्लासीफाई कर दिया. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होती है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स है. कंपोनेंट्स मतलब जो जो चीज़ें आप मिला रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए. तो इफ़ आई टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें मिली हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, जैसे चीनी और पानी. टर्नरी क्या हो गया? 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा. सॉल्यूट आप बढ़ा सकते हो, जैसे नींबू चीनी वाला पानी. नींबू चीनी सॉल्यूट हो गए, कम क्वांटिटी में डलते हैं, और सॉल्वेंट क्या हो गया? पानी. तीसरा क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें 4 चीज़ें डलती हैं, 3 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट. सॉल्वेंट पानी हो गया. 3 कंपोनेंट कैसे? शिकंजी, चीनी, नींबू, नमक और हमारा 4th कंपोनेंट वाटर. तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. तो जितने कंपोनेंट्स आप ऐड करते हो उस हिसाब से उस सॉल्यूशन की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन में.
मूविंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। फेजेस मतलब गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है। तो 9 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा होता है सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेजरली प्रेजेंट होगा, जो सॉल्वेंट का फेज़ होगा वो ही हमारा सॉल्यूशन का फेज़ होगा। अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो उसे गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो तीनों के तीनों ये लिक्विड सॉल्यूशन बोले गए हैं। अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। अब 9 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है? गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, फिर गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। इनके एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो। गैस इन गैस क्या होता है? एयर मिक्सचर, O2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। लेकिन हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो दो चीज़ें जो मिली हुई हैं गैसेस में आप क्या बोल सकते हो? O2 और N2 का जो सॉल्यूशन बनता है वो गैस इन गैस सॉल्यूशन होगा। फिर क्लोरोफॉर्म और N2, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, N2 गैस है तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। फिर कैम्फर सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैस होता है तो कैम्फर इन नाइट्रोजन इज अ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन विच इज़ अ गैसियस सॉल्यूशन ओनली। फिर गैस इन लिक्विड में आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर हमारा लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है तो वो हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। ग्लूकोज, चीनी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? सॉलिड फॉर्म में है और उसको पानी में डालोगे तो ये सॉलिड इन लिक्विड बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, गैस इन सॉलिड में आपके पास हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम ऑन पैलेडियम सॉलिड। जब भी हम रिडक्शन करवाने जाते हैं एल्कीन का तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन को निकल या पैलेडियम या प्लैटिनम पे एब्जॉर्ब करवाया जाता है, तो वो एक तरीके का क्या है? गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन ही तो है। इसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन में आप अमेलगम फॉर्म कर सकते हैं, Hg विद जिंक और Hg विद सोडियम मेटल, क्योंकि मर्करी लिक्विड है तो ये लिक्विड एंड सॉलिड बन जाएगा। फिर आपके पास जितने भी एलॉयज होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन का ही पार्ट होते हैं, सॉलिड एंड सॉलिड, जैसे कॉपर गोल्ड का मिक्सचर, कॉपर जिंक का मिक्सचर एंड सो ऑन। तो ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जो सॉल्वेंट का फेज है वो ही फेज आपके सॉल्यूशन का आएगा, ठीक है। और पूरे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अब मैं आगे समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम NCERT में क्या होना चाहिए? लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगी 2 मिनट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन कितना सॉल्यूट डाल रहे हो, कितना सॉल्वेंट डाल रहे हो, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। अगर आप पानी बढ़ा रहे हो, सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वॉल्यूम या अमाउंट बढ़ाते हो तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आपके आते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो आप क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं। बट ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर, तो इसलिए यहाँ पर भी दे रखी है। और आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स 2 तरीके की होती है, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और एक टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, बिकॉज वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर के साथ बेसिकली वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। और वॉल्यूम चेंज होगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी चेंज होगी। तो आपकी कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है। तो बेसिकली वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी, ये सब क्या है? आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम नहीं आ रहा। ऑल्सो रिमेंबर, जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज़ करेंगे, ऊपर जो भी क्वांटिटी होगी वो सॉल्यूट की होगी और नीचे जो भी क्वांटिटी होगी वो सॉल्यूशन की होगी। सॉल्यूशन की क्वांटिटी मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बस एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है विच इज़
मोलालिटी, इसमें आपको नीचे जो क्वांटिटी रखनी है वो किसकी रखनी है, सॉल्वेंट की। बाकी हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो क्वांटिटी होगी वो किसकी होगी, सॉल्यूशन की, एक्सेप्ट इन मोलालिटी आप नीचे अमाउंट ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। वेट बाय वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोल्स फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप सॉल्वेंट का निकालते हैं मोल्स तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। 5/मिलियन में जैसे आप परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं वैसे आप 5/मिलियन में इंटू 10⁻6 कर देना, ठीक है। ऐसे ही मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपके पास वेट बाय वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी भी आएगी। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल दे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। और मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या इक्वेशन होती है, मोलारिटी इंटू NF फैक्टर इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमने डिस्कशन करा। नेक्स्ट जो टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हो, देखो अगर आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है, एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स क्वांटिटी आपने कर दी, तो उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट जो मिल सकता है, घुल सकता है उसके अंदर, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है और क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो कर रहा है या एंडोथर्मिक शो कर रहा है। तो एंडोथर्मिक शो करेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर एक्सोथर्मिक शो करेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ली शार्टलियर प्रिंसिपल में भी पढ़ते थे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखो आपके पास अब मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। मैंने आपको बोला हमें इस चैप्टर का नाम लिक्विड सॉल्यूशंस रखना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि आप लिक्विड सॉल्यूशंस ही पढ़ रहे हो। मैंने आपको बताया गैस एंड लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड भी लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें चैप्टर में आप मेजरली 3 चीज़ें पढ़ते हो, एक हेनरीज लॉ, एक राउल्स लॉ और आगे आप देखो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो, ठीक है। तो हेनरीज लॉ क्या होता है, गैस एंड लिक्विड, तो ये सॉल्यूशन तो लिक्विड ही हो गया ना। राउल्स लॉ क्या होता है, लिक्विड एंड लिक्विड होता है, तो ये भी लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ते हो, रिमेंबर, तो वो भी लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गैस हेनरीज लॉ की, तो वो क्या होता है, गैस को आप लिक्विड में डिज़ोल्व करना चाहते हो, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करना चाहते हो। तो अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें हमें गैसेस डिज़ोल्व करनी है, तो आप बताओ ये गैस डिज़ोल्व कब होगी, जब ऊपर से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये सॉल्यूशन में जाकर डिज़ोल्व होएगी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो उसकी उतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्युबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट, और अमाउंट हमारा वेट भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हेनरीज लॉ ने जो सॉल्युबिलिटी यूज़ करी टर्म, वो किस फॉर्म में करी, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो ऊपर से प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या सॉल्यूट बढ़ेगी, उसकी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन बढ़ेगी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते ही आपके पास क्या आ जाता है, हेनरीज कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, सॉल्युबिलिटी कम होगी KH वैल्यू बढ़ेगी, तो ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, ये हेनरीज लॉ हो गया, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। इसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस थी कि ये सिर्फ प्रेशर ऑफ गैस अगर हाई नहीं है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं है तभी ये फॉर्मूला फॉलो होता था, अदरवाइज फॉलो नहीं होता था, ठीक है। हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशन के टर्म्स में ये वैलिड नहीं होता था। गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन, जब आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए।
तीसरी लिमिटेशन, गैस की कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, ना वो ब्रेक करनी चाहिए ना ही वो एसोसिएट करनी चाहिए। तो ये 3 लिमिटेशंस थी। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या था, इसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 को बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत अच्छे उसमें फिजीनेस होगा, ठीक है, फिज होगा। नेक्स्ट, स्कूबा डाइवर्स के जो टैंक्स होते हैं उसमें आप क्या भरते हो, हीलियम गैस भरते हो। क्यों? टू अवॉइड बेंट, जिसको हमने डिटेल में मॉर्निंग में समझा था, ठीक है। नेक्स्ट, एनॉक्सिया कि उसमें भी आपका ये वाला फैक्टर काम आता है, हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। एनॉक्सिया क्या होता है, जो आपको डिजीनेस होती है, जो आपको बेसिकली आप वीक फील करते हो, थिंकिंग एबिलिटी वीक हो जाती है जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो। हाई ऑल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो कर रही है उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप सही से सोच नहीं पाते, वीक फील करते हो, उसे हम एनॉक्सिया बोलते हैं। तो ये भी आपका हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका वेपर प्रेशर होता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जब आपके पास वेपर्स और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए और उसके बाद आपका जो वेपर प्रेशर लगाता, वेपर्स जो प्रेजेंट है वो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं, उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उनके वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे हाई टेम्परेचर बढ़ाने से करने से, और वेपर्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो राउल्स लॉ आता है। राउल्स लॉ क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता है। दोनों ही लिक्विड क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है। देखो गैस तो वॉलेटाइल होती है, यहाँ पर रिमेंबर वॉलेटाइल लिक्विड इन वॉलेटाइल लिक्विड होता है। एक सॉल्यूट मान लेते हैं A और एक सॉल्वेंट मान लेते हैं B, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर देखो, राउल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इंक्रीज करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन भी इंक्रीज करेगी। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो P0A आएगा। P0A क्या रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ कंपोनेंट A। जो सॉल्यूट है वो प्योर फॉर्म में जब होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, P0A। ऐसे ही जो सॉल्युबिलिटी ऑफ B है, अगर आप उसका प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी भी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो P0B आ जाएगा। P0B रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर इन प्योर फेज। टोटल प्रेशर क्या होगा, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग PA प्लस PB। जब आप इनको ऐड करते हो तो 2 इक्वेशंस आपकी ये बन के आती है, ठीक है। और आपके ये वाले ग्राफ्स रिमेंबर, PA इज इक्वल्स टू जाइए वाले ग्राफ, ये वाला, और एक PB इज इक्वल्स टू जाई B वाला ग्राफ। ये वाले ग्राफ पूछे जाते हैं जब आप टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं, तो इस तरीके से बनता है। ऑल्सो रिमेंबर, जो YA है वो मोल फ्रैक्शन किसके हैं, वेपर फेज के, A एंड B के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। XA एंड XB क्या है, लिक्विड फेज सॉल्यूशन फेज के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। YA किसके बराबर होगा, PA बाई PT, या PA इज इक्वल्स टू YA इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यही वाला टोटल प्रेशर आप लेंगे, ठीक है। PB क्या होता है, YB इंटू PT। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स अच्छे वाले बनते हैं और वो मैं आपको करवाऊंगी कल, राइट। इसके बाद आपके पास 2 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है, जब आप मिला रहे हो 2 चीज़ों को, तो A में अपनी इंट्रैक्शंस होंगी, B में अपनी इंट्रैक्शंस होंगी, मिलाने के बाद अगर नियर अबाउट सेम इंट्रैक्शंस हुई तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन में आप सेम तरीके की चीज़ों को मिलाते हो, जैसे हेक्सेन के साथ आपने हेप्टेन डाल दिया, सेम नेचर है। टोलुइन के साथ आपने बेंजीन डाल दिया, क्लोरोबेंजीन के साथ आपने ब्रोमोबेंजीन, सेम फैमिली से आपने चीज़ें डाल दी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा,
आपके पास आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन का ये वाला ग्राफ डेल वी मिक्सचर 0, डेल एच मिक्सचर 0 और ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए जाई बी, एंड ये पी बी है, पी बी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी जाई बी के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव डेविएशंस में ये ग्राफ सीधे सीधे नहीं आते, ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, इसमें जो फाइनल इंट्रैक्शन बनती है सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में कम इंट्रैक्शंस होती हैं, वीक इंट्रैक्शंस होती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होंगी तो वॉल्यूम कम होगा। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो डेल वी पॉजिटिव होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ठीक है, डेल एच भी ग्रेटर दैन 0 होता है और इंट्रैक्शंस फाइनल इंट्रैक्शंस इनिशियल इंट्रैक्शन से वीक होती है। ठीक है, और इस तरीके का ग्राफ होता है। ये आपके एग्जाम्पल है, इथेनॉल इन वाटर, एसीटोन इन बेंजीन, क्लोरोफॉर्म इन बेंजीन, एसीटोन इन CH2। ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, एक बात कॉमन है, डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा मिक्सचर का, नेगेटिव, और डेल एस ऑफ मिक्सचर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ये चीज़ आप याद रखना, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में। ओके, नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशन में ये ग्राफ उल्टा हो जाता है पूरा इस तरीके से, डेल वी लेस दैन 0, डेल एच लेस दैन 0, और जो फोर्स है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा होगा इनिशियल फोर्सेस से, तभी आपका वॉल्यूम कम होगा। एग्जाम्पल HNO3 इन वाटर, क्लोरोफॉर्म इन वाटर, HCl इन वाटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, बहुत इंपॉर्टेंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसमें दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तब बनते हैं जब आपके वेपर फेज का जो कॉम्पोजिशन है और आपके लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन सेम हो जाए। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला ग्राफ, y की वैल्यू xa के बराबर और yb की वैल्यू xb के बराबर आ जाए तो कॉम्पोजिशन सेम हो गया, तो ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। कहने का मतलब जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, जब आप इनको मिक्स करते हो 94.5% ये और 4.5% ये, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन के आता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल फॉर एग्जांपल इज 78 एंड फॉर वाटर इज़ 100। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे वो 78 से भी कम आएगा और 100 से भी कम आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाता है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एग्जाम्पल 68% HNO3 और 32% वाटर। जब ये कॉम्पोजिशन रखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 इन सॉलिड इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज बराबर होगा, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज बराबर होगा इसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके एजियोट्रॉप्स की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट जो टॉपिक है वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी एक लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि आप इसमें क्या मिला रहे हो, सॉलिड इन लिक्विड। रिमेंबर सॉलिड जो है वो नॉन वॉलेटाइल है और लिक्विड जो है वो क्या है, वॉलेटाइल। सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल एंड लिक्विड इज वॉलाटाइल। ठीक है, तो टोटल प्रेशर अगर आप बात करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए आपका, P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट ए जाई बी और P नॉट बी जाई बी के बराबर होना चाहिए। B क्या है, हम मान लेते हैं सॉलिड का प्रेशर, लेकिन सॉलिड का तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं और वो भी नॉन वॉलेटाइल है, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो PT किसके बराबर हो गया, P नॉट ए जाई ए। जाई को हम 1 माइनस जाई बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जाई बी को जब आप सॉल्व करोगे तो वो PT माइनस P नॉट ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए के बराबर आएगा। और यही हमारा क्या, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, अगर इनिशियल प्रेशर P नॉट ए था, सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, टोटल प्रेशर बनेगा PT सॉल्यूट डालने से, तो वेपर प्रेशर कम होता है, तो PT माइनस P नॉट ए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका वेपर प्रेशर इतना कम हुआ, ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर रिलेटिव लोवरिंग की बात करेंगे तो आपको जो कम हुआ है वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर, ये वाली वैल्यू निकालें, और यही तो बेटा XB के बराबर है।
अभी तो बताया यही वैल्यू क्या है XB के बराबर, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती, ये सिंपल से डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे उस पर डिपेंड करती है। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, एम रिप्रेजेंट्स मोलालिटी। ये आपका ग्राफ होता है जिसको हमने डिटेल में मॉर्निंग में समझा था, और ये आपकी के बी की वैल्यू ये आप याद रखेंगे, के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर फेज में जो एंथैल्पी चेंज आता है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये वाला, जब आप सॉल्यूट डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये आपको के एफ का फॉर्मूला याद रखना है, और इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके हम कल प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का फॉर्मूला पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, इसकी डेरिवेशन भी मैंने क्लास में करवाई थी। ऑस्मोसिस एक्चुअली में क्या होता है? जब सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करता है फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक कंटेनर है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? लो, और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? हाई। यहाँ पर सॉल्वेंट इस तरफ मूव करेगा, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको सॉल्यूशन साइड पर क्या लगाना पड़ेगा? एक प्रेशर टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो अब सॉल्वेंट उल्टा मूव करेगा, उल्टा मूव करेगा तो इसका मतलब वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का फ्लो अगर हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो कब होगा? जब प्रेशर पाई से ज़्यादा होगा, तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस है उसमें ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसो ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और आइसो ऑस्मोटिक प्रेशर उनका होता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक होगा, जिसका ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक होगा। नेक्स्ट वैन टॉप फैक्टर क्या होता है? वैन टॉप फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1 होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर एसोसिएशन हो रहा है तो लेस दैन 1 होगा, डिसोसिएशन होगा तो ग्रेटर दैन 1 होगा। अल्फा के ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। रिमेंबर जो वैन टॉप फैक्टर होता है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैन टॉप फैक्टर कैसे निकालते हो? आपके फाइनल जब मोल्स टूट जाते हैं वो निकालते। देखो इसका आई वैल्यू कैसे निकालोगे? इनिशियली मैं 1 मोल के साथ लेके गई, जब टूटा तो ये 2 मोल्स टूटे, तो फाइनली मुझे 2 मोल्स दिखे, और इनिशियली कितना दिखा? 1, तो इसका वैन टॉप फैक्टर कितना आएगा? 2। अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है तो इनिशियली मैं इसके 2 मोल्स लेके जा रही हूँ, लेकिन ये वहाँ पर जाके क्या कर गया? ये तो डाइमराइज कर गया, है ना, ये तो डाइमराइज कर गया। एक सेकेंड को यहाँ दिखाती हूँ। एक सेकेंड, आई नीड सम स्पेस। तो इस तरीके से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या कर जाता है? डाइमराइज कर जाता है। तो भेजे तो हमने 2 थे, लेकिन मिले क्या? 1। तो वैन टॉप फैक्टर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2, ये डाइमराइजेशन हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो आई वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड क्या होगा? 1/2, बिकॉज उसमें एसोसिएशन हुआ है, और फिर अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो ग्रेटर दैन 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मूलेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये माइंड मैप बहुत अच्छा लगा हो। वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये रिवाइज ज़रूर करके आओगे। ये फॉर्मूले से क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली हम करने वाले हैं कल। नाउ वी विल मीट यू टुमारो at 11 AM. Till then, thank you and wishing you all the best for your preparation.